I welcome you all. In fact, ये जो हमारा मिशन है नर्मदा किडनी फाउंडेशन का कि हम किडनी डिसीज को प्रिवेंट करें, और दूसरा मिशन है कि जिनको किडनी डिसीज हो गई है उनको हम सही मार्गदर्शन दें और ऑर्गन डोनेशन का बढ़ावा दें। पर हमारा मुख्य मिशन है अगर हम किडनी डिसीज को ही प्रिवेंट करेंगे तो हम काफी मात्रा में लोगों को मदद कर सकते हैं और हमें फिर अंगदान और इसकी जरूरत भी कम पड़ेगी। तो जैसे हमने बताया कि अगर हम डायबिटीज को अच्छी तरह मैनेज करेंगे तो हम किडनी डिसीज 50% ऑफ किडनी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर किडनी की बीमारी उनको होती है जो डायबिटीज को अच्छी तरह मैनेज नहीं करते। और वही उद्देश्य के साथ हमने आज ये वर्कशॉप चालू किया है। तो हम चाहते हैं कि आप उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हो वर्कशॉप के बाद वो तैयार रखें, हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। कई टाइम हमारे पास मरीज आते हैं कि शुरू में अच्छे से डायबिटीज कंट्रोल नहीं करते हैं और उनको किडनी डिसीज होता है। किडनी डिसीज ही नहीं, उनको हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, उनको ब्रेन अटैक हाई रिस्क रहता है, और डायबिटीज जो अनकंट्रोल रहते हैं तो हमारे शरीर की खून की नलिया को नलिया बिगड़ती है, हर एक ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। और हमने अभी देखा है कि एक कोविड पेंडेमिक में जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, और वही एक हमें मोटिवेट किया कि हमें सबको डायबिटीज कैसे कंट्रोल करना जाना चाहिए। एक बार जो ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, ऑर्गन को डैमेज हो जाता है, फिर हम उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, उसका प्रोग्रेस स्लो कर सकते हैं, पर वो वापस वो ऑर्गन्स ला नहीं सकते हेल्दी स्टेट में। तो अगर हमें हमारे ऑर्गन्स को बचाना है तो हमें शुरू के तबक्के में ही सब कोशिश करनी चाहिए, अच्छा डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम डाउनहिल न जाए। और यही हमारा उद्देश्य है, टू show you how to understand diabetes, how to control diabetes। और ये डायबिटीज ऐसी चीज है कि जो एकदम से नहीं आती है, एकदम से हमारा शुगर नहीं बढ़ता है, काफी सालों तक हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म इरेगुलर होता है, उसके बाद जाके शुगर्स बढ़ता है। जिनको जेनेटिक टेंडेंसी है, फैमिली हिस्ट्री है, उसमें रिस्क ज्यादा है, पर जरूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री हो उसको ही डायबिटीज होता है। जो लोग ओबीज हैं, जिसको ज्यादा वेट है, उनको टेंडेंसी ज्यादा है। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि ज्यादा वेट है उनको नहीं होता है, तो हर एक को पेरिफेरल जो सबक्यूटेनियस फैट का थ्रेशोल्ड है वो हर एक के लिए अलग होता है। जिसको वो थ्रेशोल्ड कम है उनको फिर फैट ओवर न्यूट्रिशन की वजह से जो फैट डिपॉजिट होता है वो लीवर में फैट डिपॉजिट होता है, और जब लीवर में फैट डिपॉजिट होता है तो आप देखते होंगे कई कई बार अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर दिखता है, तो वो हाई रिस्क पे है। जब फिर भी हम लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगे, ज्यादा कैलोरीज लेंगे, तो वो फैट जाके पेनक्रियाज में
दूसरे अवयव में डिपॉजिट होता है और पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती है वो इंसुलिन की प्रक्रिया बनाने की क्षमता कम होती जाती है। तो आप एक ग्राफ में ये देख सकते हैं कि बॉडी इतना ट्राई करती है कि अगर हम ओवर न्यूट्रिशन रहे, वेट गेन करे, तो हमें पैनक्रियास ट्राई करती है कि ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाए, पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उसकी क्षमता कम हो जाती है और तब जाके हमारा शुगर थोड़ा बढ़ने लगता है, क्योंकि पैनक्रियास कोप अप नहीं कर सकता और तब हमें मालूम पड़ता है, तब हम शुगर बढ़ता है। फिर भी हमें कोई भी सिम्टम नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसेस इतनी ग्रेजुअल है कि हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो कई बार हमारे पास मरीज आते हैं, किडनी फेल हो जाती है और फिर तभी उसको मालूम पड़ता है कि उनको डायबिटीज था और डायबिटीज की वजह से फेल हुआ था। तो हमें सिम्टम्स पे नहीं जाना है, हमें रेगुलर चेकअप करवाना है। हमें ये भी नहीं देखना है कि हमारी फैमिली में है किसी को तो ही चेकअप कराए, क्योंकि नो वन इज इम्यून टू डायबिटीज, किसी को भी हो सकता है। और जब हमारा शुगर बढ़ने लगता है, दैट मीन्स कि पैनक्रियास का सेल जो इंसुलिन बनाता है उसकी क्षमता 50% कम हो गई है, वो बीमार हो गए हैं, वो इससे ज्यादा इंसुलिन नहीं बना सकते। तो जब हम फिर भी हम कंट्रोल नहीं करते शुगर का, तो वो पैनक्रियास के सेल को जो थोड़े बचे उसको ओवरबर्डन होता है और ग्लूकोज एनवायरनमेंट, शुगर हाई रहता है, वो ग्लूकोज एनवायरनमेंट में रह के वो सेल और कमजोर हो जाता है और जब वो सेल और कमजोर हो जाता है और फिर वो सेल मर जाते हैं, तब परमानेंट इंसुलिन आ जाता है, परमानेंट इंसुलिन लेना पड़ता है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि शुरू के तबक्के में जब डायग्नोसिस होता है, किसी का शुगर 500 रहता है, किसी का 400 भी रहता है, तब डॉक्टर बोलते हैं कि अभी इंसुलिन ले लो ताकि अपने सेल्स को आराम मिले और वो वापस फंक्शनल हो सके। तो कई कई पेशेंट ना बोलते हैं कि नहीं, हमें इंसुलिन नहीं चाहिए, पर अगर जो हम वो टाइम पे इंसुलिन चालू कर दे तो हमारे सेल को हम स्वस्थ रख सकते हैं और फिर वो वापस इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार इंसुलिन है तो कायम के लिए इंसुलिन है। वो तब होता है जब सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और कायम के लिए इंसुलिन बनाने का ही क्षमता खो बैठते हैं। ये जो मैं बात कर रही हूँ वो टाइप 2 इंसुलिन 2 की बात कर रही हूँ, जिसमें इंसुलिन बनाने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। जो टाइप 1 रहता है वो सडनली होता है, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। शरीर में ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे इंसुलिन के सेल कायम के लिए मतलब सडनली बंद हो जाता है इंसुलिन बनना और वो लोग को शुरू से ही इंसुलिन लगता है, टेबलेट काम नहीं करती है। तो हम जो प्रिवेंट कर सकते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में है। तो एक बताती है कि हमारा जो एक पैनक्रियास है वो उसकी क्षमता इतनी है कि वो ट्राई करते हैं और जब वो टायर्ड हो जाते हैं तब जाके हमारा शुगर बढ़ता है। तो ये डायबिटीज एक डिमांड और सप्लाई, अगर जो बैलेंस नहीं रहा तो होता है। डिमांड कब बढ़ती है? जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जब हमारा
जब स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा है तभी भी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स ज्यादा जनरेट होते हैं। और सप्लाई कम होती है जब पेनक्रियास को डैमेज होता है, जब ग्लूकोटॉक्सिक, जब हमारा शुगर काफी टाइम तक कंट्रोल में नहीं रहता है, तब पेनक्रियास, जैसे मैंने बताया वैसे वीक होता है और सप्लाई कम करता है। तो जब हमें मालूम पड़ता है कि शुगर बढ़ रहा है, उसके पहले करीब 5-6 साल से ये मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन बॉडी में चालू हो जाता है। ओबेसिटी है, स्ट्रेस लेवल है, और जब मालूम पड़ता है तभी भी कई बार हमें सिम्टम्स नहीं आता है और वो हम रेगुलर चेकअप नहीं करते हैं, तो वो और बढ़ते जाता है। तो ये एक बताता है कि कब हम बोल सकते हैं कि आपको डायबिटीज है। जब फास्टिंग शुगर लेबोरेटरी में 100 के ऊपर है, रैंडम शुगर 200 के ऊपर है और खाने के 2 घंटे के बाद 140 के ऊपर है, और जो ये 3 महीने का एवरेज है वो 6.5% के ऊपर है। पर ए वैल्यू एकदम से नहीं आती, जैसे मैंने बताया, अगर ये हमें एक फिगर रखनी पड़ती है। पर जो प्री डायबिटिक स्टेज है, अगर 6.4 है, उसका मतलब ये नहीं कि हमें केयरलेस रहना है। That means you are approaching. You have to be careful, or you have to follow the good lifestyle. तो मैं केस के बारे में बताऊंगी। This is a young gentleman. He is 47 now. उनको 32 की उम्र में डायबिटीज हुआ था। उन्होंने शुरू में इतना केयर नहीं लिया और 2017 में उनकी किडनी डैमेज हुई। जब उनकी किडनी डैमेज हुई तो किडनी की बायोप्सी की, तभी मालूम पड़ा कि उनकी किडनी डायबिटीज की वजह से डैमेज हुई है। वो न तो ओबेस थे, न तो उनके फैमिली में मम्मी पापा किसी को डायबिटीज नहीं था। तो क्योंकि वो रेगुलरली चेकअप नहीं किया और शुरू में डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल नहीं किया, तो उनको किडनी का डैमेज हो गया। और फिर ये मार्च में, अगले महीने में ही उनका ट्रांसप्लांट हुआ, और वो हमारे पास आए थे वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, 7 अप्रैल को फॉलो अप के लिए आए थे। जब ट्रांसप्लांट हुआ तभी हमको 1 महीने पहले ही उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था, और ट्रांसप्लांट के बाद अभी रेगुलर फॉलो अप करते हैं। ये मार्च में हम आए, ये 7 अप्रैल को आए, और वो बोले कि डॉक्टर, अभी मैं मेरी दूसरी किडनी को अच्छे से संभालना चाहता हूँ। डायबिटीज की वजह से मेरी ये नई किडनी को डैमेज नहीं होना चाहिए, और मुझे अफसोस है कि मैंने शुरू के तबक्के में डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल नहीं किया, नहीं तो ये नौबत नहीं आती थी। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि हमें ये डायबिटीज का वर्कशॉप चालू करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज, जिसकी किडनी तो डैमेज हुई है, पर उनके परिवार के लोग हैं जो हाई रिस्क हैं, उनको अभी से ध्यान रखना चाहिए, ताकि, और जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, नई किडनी मिली है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी ये नई किडनी में वापस कुछ डैमेज ना हो। उनके केस में यही जानना है कि हमें रेगुलरली चेकअप करना चाहिए। हेमंत, आपको अनम्यूट करना है। हाँ, अभी आप आपकी स्टोरी बताएंगे। हाँ मैडम, माई सेल्फ हेमंत जादव। गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली मुझे डायबिटीज 2007 से डिटेक्ट हुआ था। आई वाज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम पूना
तो आई वॉज फीलिंग अनईजी एंड थोड़ा सर हैवी हो गया है ऐसा लग रहा था। आई वॉज ड्राइविंग बैक, तो फिर घर पे आया, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो मैंने घर पे भाभी हमारी डॉक्टर है, उन्होंने प्रेशर चेक किया तो प्रेशर थोड़ा हाई था। फिर नेक्स्ट डे मुझे ब्लड शुगर चेक करने के लिए कहा। ब्लड शुगर भी चेक किया तो इट वाज अबाउट 350। तो तब से मुझे पता चल गया कि मुझे डायबिटीज है। तो इमिडिएटली आई कॉन्टेक्टेड आवर लोकल डॉक्टर। तो उनके यहाँ से बहुत फॉलोअप हो रहा था, बट मुझे इतना अच्छा फील नहीं हो रहा। आई एम स्टेइंग इन वसई। वसई में जो डायबिटोलॉजिस्ट है, तो उनसे मुझे इतना फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा था। बट आई कंटिन्यूड द विद द मेडिसिन। जो मेडिसिन चल रहे थे उसको कंटिन्यू किया। जैसे डॉक्टर बुलाते थे वैसे आता था, रिपोर्ट निकाल के जाता था, फास्टिंग और पीपी के दोनों के रिपोर्ट निकालता था और उनको दिखाता था। फिर वो टैबलेट थोड़ा चेंज करते थे, बट इट वाज नेवर इन कंट्रोल कि जो फास्टिंग का मेरा 100 के आजू बाजू होना चाहिए या आफ्टर लंच 150 160 के आजू बाजू होना चाहिए, वो कभी हुआ नहीं। तो आई कंटिन्यूड अकॉर्डिंगली, बट फिर आई नेवर, मैंने कभी बॉम्बे जाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि आई वाज स्टेइंग इन बस, तो इतना लंबा जाना है। मैंने इतना सीरियसली भी ये चीज को लिया नहीं था, शुगर को, Right. शुगर और प्रेशर को। तो मुझे पता नहीं था कि इसके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं और इससे बहुत परेशानी आगे मुझे हो सकती है। मेरा काम वैसे ही चालू रखा, इट वॉज वेरी टेंस जॉब। तो वो टेंशन के साथ चल रहा था, दवाई ये सब चल रही थी, बट आई वॉज नेवर कंफर्टेबल विद दिस। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद, अभी 10 सालों के बाद या लगभग 218 दिसंबर को मुझे पता चल गया कि मेरे आईज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि ब्लड आ गया। तो मैंने आई स्पेशलिस्ट को बताया, तो ही टोल्ड मी कि आप पहले आपका किडनी का रिपोर्ट निकालिए, तो एग्जैक्टली वी विल नो। तो मैंने रिपोर्ट निकाला तो मेरा क्रिएटिन बढ़ गया था। तो फिर आई कॉन्टेक्टेड बॉम्बे में, मैं चला गया बॉम्बे हिंदुजा हॉस्पिटल में। वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट है, उनको दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि इसको ट्रीट करना पड़ेगा। फिर दे गिव मी द डोज फॉर दिस स्टेरॉइड्स दिया, बट इट डिडंट रिकवर। रिकवरी हुई नहीं। फिर उन्होंने और भी बहुत सारे टेस्ट किए, फिर तो कि ये अभी धीरे धीरे इसको ये क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ जाएगी और आपको आगे जाके किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। तो यानी ये तो मेरी ही गलती थी कि मैंने कभी उसको क्लोजली मॉनिटर नहीं किया कि शुगर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। वो सब चीज कभी की नहीं कि जैसे जो ये है शुगर चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे रेगुलरली शुगर चेक करना चाहिए वीकली या 15 डेज के बाद, वो किया ही नहीं। जब भी ये सीरियसनेस आया तो फिर मुझे लगा कि इसमें भी बहुत सारे सीरियसनेस है। आई ट्राइड एवर लॉट कि इसमें से बाहर निकलूं, बट वो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि कोई ऐसी दवाई नहीं थी कि जो रिवर्स करे किडनी को। बट देन वसई में था तो उन्होंने हमें कहा कि वसई के डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। वो वन ऑफ आवर फ्रेंड डॉक्टर पाटिल इन वसई, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर भरत शाह को जाके मिलिए ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो उनको जाके मिले तो उन्होंने कहा क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ट्रांसप्लांट कर ले। मतलब आई हैव, मेरी मदर है बट उनकी एज 70 है, तो उसमें ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है अगर शी इज फिट, तो एक्सीडेंटली एवरीथिंग गॉट थ्रू और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई। तो उसके बाद अभी मुझे और एक प्रॉब्लम थी कि अभी मेरा प्रेशर और डायबिटीज, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा अनइजीनेस आ ही रहा था इसके बाद। तो मैंने जाके डॉक्टर मीता शाह को ग्लोबल हॉस्पिटल में मिला, उनसे अपॉइंटमेंट ली। फिर उन्होंने क्लोजली सब मॉनिटर किया। उन्होंने एक ये लगाया था, शुगर टेस्टिंग इक्विपमेंट Cancer. लगाया था, सेंसर लगाया था, जिससे मेरा उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया कि कैसे शुगर वेव है। अकॉर्डिंगली उन्होंने
मेरे ईटिंग पैटर्न से उन्होंने मुझे दवाई दी, और अभी नाउ आई एम फीलिंग वेरी बेटर, यानी पहले से बहुत अच्छा फील रहा हूँ, नॉर्मल फील कर रहा हूँ। ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है ऐसा भी नहीं लग रहा है, और शुगर और प्रेशर ये दोनों चीज कंट्रोल में आ गई है। ओके। तो हेमंत अब इतना पर्टिकुलर है, पहले भी था, और अभी हमने जो सेंसर लगाया उसका हम रीडिंग देखे तो वो इतना अच्छा कंट्रोल करता है कि ऑलमोस्ट नॉर्मल का जो रीडिंग आना चाहिए वैसा उसका, जो अभी वो ट्रांसप्लांट के बाद स्टेरॉइड्स पे है जो शुगर और बढ़ाती है, पर वो इतनी अच्छी तरह से अपने आप को संभाल रहे हैं कि एक जो मिस्टेक उससे हुई वो वापस ना हो। तो ये हमें इससे सीख मिलती है कि हमें अपने आप को शुरू के तबक्के में ही डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल, और आप देखें तो उसको 10 साल लगा, ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल थोड़ा टाइम रहा और एकदम किडनी डैमेज हो गया, वो काफी टाइम तक अनकंट्रोल रहा, तब जाके तो अपने बॉडी में इतनी क्षमता रहती है कि वो धीरे धीरे डैमेज होता है और कोई सिम्टम्स नहीं देते। कभी किडनी डिसीज होता है तो भी इतने सिम्टम्स नहीं देते, जब कभी कभी कोई पेशेंट लास्ट स्टेज में आते हैं जब ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तब तक उनको कोई सिम्टम्स नहीं रहते। सिमिलरली डायबिटीज में कभी कभी 400 रीडिंग हो जाते हैं तब भी उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता। तो हमें ये सीखना है कि हमें सिम्टम्स की राह नहीं देखनी है, हमें फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो, हमें शुगर अपना रेगुलर चेक करना है, और पहले से ही शुगर हो या ना हो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। तो एक में चार्ट के जरिए डायबिटीज के मरीज में क्या होता है और नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है वो एक बताना चाहती हूँ। तो एक चार्ट है वो अच्छी तरह समझाता है कि जो हम खाते हैं, जो हमारा शुगर शरीर में बनता है, ऐसा नहीं है कि आप प्लेन शुगर खाओ तो ही शुगर बनता है, आप दूसरे कॉम्प्लेक्स का वो भी आगे ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज ही बनता है। तो ये जो ग्लूकोज है वो अपने ब्लड में एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में से। तो ये जो सेल है वो डायबिटीज के मरीज का सेल है, और ये जो सेल है वो हेल्दी इंडिविजुअल का सेल है। तो होता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो शुगर जो बनती है वो अपने कोशों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अपने कोशों को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक ग्लूकोज में से, और एक ग्लूकोज को सेल के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। तो ये अपना इंसुलिन है, पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती है, तो उसको की के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये इंसुलिन है वो ये सेल का दरवाजा खोलती है और तब जाके शुगर अंदर जाता है। अगर जो ये दरवाजा नहीं खुलता है, मतलब या तो अपना पेनक्रियाज इंसुलिन जो चाहिए, जो डिमांड है वो डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, या तो सेल्स ओबेसिटी में कि इंसुलिन होता है पर वो काम इतनी क्षमता उसकी नहीं रहती है, तो अपने सेल में एनर्जी नहीं पहुंचती है। तो डायबिटीज एक ऐसा स्टेज है जिसमें ब्लड में न्यूट्रिशन है, ब्लड में ग्लूकोज है, पर अपने कोश है वो अंडर नरिश्ड है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो डायबिटीज इज अ स्टेट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन टू द सेल्स, और जब कोशों को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो मरते जाएगा। इसीलिए डायबिटीज अपने शरीर के अंगों को वीक कर देती है।
ये हेल्दी सेल हैं। आप देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं बॉडी में इतने हार्मोन्स रहते हैं, वो पेनक्रियास को सिग्नल देता है कि भाई आप शुगर पेनक्रियास को बनाओ और पेनक्रियास को कोशों तक पहुंचाओ इंसुलिन को, ताकि वो दरवाजा खोले और अपना शुगर कोशों के अंदर पहुंचे, कोशों को न्यूट्रिशन मिले और अपने कोश हेल्दी रहे। अगर फिर भी इंसुलिन नहीं बनता है, फिर भी बॉडी ट्राई करती है कि ज्यादा इंसुलिन बनाए, जो हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, जो डायबिटीज के पहले फैक्ट्री ओवरवर्क करती है और ज्यादा इंसुलिन बनाती है, फिर भी वो कोप अप नहीं कर पाती, तब जाके वो कमजोर होके इंसुलिन बनना कम होता है। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, तो ये जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस आता है, मतलब खोलने का तकलीफ होता है दरवाजा, वो कम हो जाता है और इंसुलिन की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये एक अच्छा सा पोस्टर है जिसमें आपको ओवरऑल अंदाजा आता है कि डायबिटीज में क्या होता है। अपने पास अभी इतनी अच्छी दवाइयां हैं, इतने अच्छे इंसुलिन हैं कि शुगर को कंट्रोल नहीं करना वो हो ही नहीं सकता। शुगर को हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें मॉनिटर भी करना जरूरी है, क्योंकि हम अंदाज से इंसुलिन को या दवाई को नहीं दे सकते। हमें बैलेंस रखना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि शुगर कम ना हो जाए। तो हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें डायबिटीज है तो हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम शुरू में उसके इलाज अच्छा करें। हमें डरना नहीं है, हमें डर को पीछे धकेलना है कि डर के आगे जीत ही है, हमें उससे डरना नहीं है। हमें एक्शन लेनी है, और क्या एक्शन लेनी है? हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है, हमें उसको जल्दी से डिटेक्ट करना है, उसके लिए हमें रेगुलर चेकअप की जरूरत है, और वो डिफिकल्ट नहीं है। अभी इतना अच्छा ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम आए हैं, जैसे ग्लूकोमीटर है, अभी जो जैसे हेमंत ने बताया कि सेंसर भी है, तो हम अच्छा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट तो अभी इतनी अच्छी आई है कि जो हमें वजन कम करने में भी मदद करती है और डायबिटीज को रिवर्स करने में भी मदद करती है। पर ये सब के बारे में हम अगली बार बताएंगे। हम अभी क्वेश्चंस लेंगे, आपको कोई भी सवाल हो आप हमें पूछिए ताकि हम डिस्कस कर सके। एक एग्जाम्पल है, अगर मिस्टर संजय आप जुड़े हुए हैं आज, मिस्टर संजय जैन, उन्होंने 10 साल से उनका डायबिटीज है, इतनी अच्छी तरह संभाला है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इतनी अच्छी तरह संभाला है कि उनकी दवाई एक में से 2 नहीं हुई है। एक ही दवाई पे वो 10 साल से अच्छे से शुगर मैनेज कर रहा है। ठीक है, वो आज नहीं है, अगली बार उनके साथ बात करेंगे। अब हम चाहते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल हैं आप पूछिए ताकि हम डिस्कस कर सके। आप आपको अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, फास्टिंग शुगर चेक करनी है, यानी कितने घंटे के बाद? सपोजिंग मैंने 7 बजे रात को खाना खाया है, हाँ, तो अब मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग को उठने के बाद में मैं एक्सरसाइज करता हूँ, हाँ, और एक्सरसाइज से मैं 8 साढ़े 8 बजे वापस आ जाता हूँ, और तब मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। तब मैंने फास्टिंग शुगर कब चेक करनी है?
तो आपको एक बार एक्सरसाइज के पहले भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब आप दवाई पे हैं तो हाँ, दवाई पे हूँ। हाँ, तो कि एक्सरसाइज में शुगर कम हो जाए। हाँ, क्योंकि एक एक्सरसाइज है जो इंसुलिन की तरह काम करता है, वो अपना कोषों में शुगर को खींचता है, क्योंकि आपकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कोषों में बढ़ती है एक्सरसाइज में, तो इंसुलिन को कम काम करना पड़ता है। तो हम जो आप दवाई पे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार आप एक्सरसाइज के पहले चेक करें, ताकि आपका शुगर लो ना हो जाए एक्सरसाइज के टाइम पे। और क्या कितने घंटे का फास्ट होना चाहिए? जरूरी नहीं है, 6 घंटे के ऊपर होगा तो चलता है। लेकिन 12 घंटे 14 घंटे हुए तो? नहीं, वो हम उसके लिए देखते हैं जिसको हम शुरू के तबक्के में, शुरू में क्या होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तब पहले फास्टिंग शुगर बढ़ती है, क्योंकि लीवर में से शुगर बाहर आती है, स्टोर में से शुगर बाहर आती है। हम फास्टिंग क्यों कर सकते हैं? कई कई जैन लोग रहते हैं जो 10-10 एक-एक दिन फास्ट करते हैं, क्योंकि उनके लीवर में स्टोर रहता है जिसमें से शुगर आती है। तो जिसको जो 12 आवर्स का फास्ट रहता है, जिनकी शुगर मतलब शुरू के तबक्के में फास्टिंग शुगर बढ़ेगी और बाद में खाने के बाद वाली शुगर बढ़ती है। तो आपको अगर डायबिटीज है, 6 घंटे का भी गैप है तो कोई बात नहीं। तो यानी सो के सुबह में उठने के बाद में इमीडिएटली शुगर चेक करनी है मैंने, यस और उसके बाद में वॉक को जाना है। यस। ओके, थैंक यू। एंड पोस्ट लंच की शुगर चेक करते हैं, हाँ, वो जो 2 घंटे खाना खत्म होने के बाद में 2 खाना घंटे या खत्म खाना होने चालू के करने? बाद, आइडियली खाना खत्म होने के बाद करनी चाहिए। पर हमने देखा है कई कई बार लोग इंसुलिन पे रहते हैं, कई गोली पे रहते हैं, और जिनका बीटा सेल फंक्शन मतलब पेनक्रियास की क्षमता कम रहती है, उनको इतना इंसुलिन शरीर में नहीं बनता है, और वो धीरे धीरे जो इंसुलिन खाने के पहले लेते हैं वो थोड़ा डिले कर देते हैं, तो 4 घंटे बाद उनकी नॉर्मल होती है। तो इन लोग को हम सेंसर लगाने के लिए बोलते हैं एक बार। सेंसर में हमें अच्छा पता चलता है कि इंसुलिन की असर कब चालू हुई है, कब उसकी इफेक्ट मैक्सिमम है और कब उसकी इफेक्ट वेयर ऑफ होती है। तो वो हिसाब से हम उनको बोलते हैं कि दवाई खाने के कितने टाइम पहले लेनी चाहिए, अगर इंसुलिन पे है तो खाने के कितने टाइम पहले लेनी चाहिए, ताकि ये ऊपर जाके फिर नीचे और 2 घंटे में नॉर्मल हो जाए। मैडम, मेरा सवाल यह है कि समझो मैंने खाना चालू किया खाने को 12 बजे, खाने का और मैं खत्म होने के 2 आहिस्ता घंटे बाद। आहिस्ता आहिस्ता खाता हूँ, और मेरा ठीक है, खाना खत्म हो गया 12:30 बजे। तो राइट अब 2 घंटे मैंने 12:30 बजे के बाद में गिनने हैं या 12 बजे के बाद? राइट, 12:30 बजे के बाद में। यानी 2:30 बजे मैंने राइट, लेना। ओके, आफ्टर फिनिशिंग द मील। यस। पर वही मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि इवन 2 घंटे खाना खत्म होने के 2 घंटे बाद भी शुगर हाई रहती है, और 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद नॉर्मल होती है। तो आपको एक बार पूरा आपका पैटर्न देखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप आपकी दवाई बढ़ा दो और फिर शाम को जाके आपको लो शुगर हो जाए। मेरी तो अभी नॉर्मल आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम गुड इवनिंग, दिस इज मोहन कासट। हाय मोहन, यस, आई एम फाइन। अब Good. मुझे ये पूछना था कि आपने अभी जो ग्लूकोज मीटर जो कौन सा खुदा लगाने के लिए, वो चेक करने के लिए, टू जस्ट मॉनिटर द शुगर लेवल सो दैट वी कैन फिक्स अप द मेडिसिन डोज। राइट। So what is that exactly, and how much the cost and other expenses? सो दो वो सेंसर रहता है, वो 2 टाइप का रहता है। एक जो रहता है वो उसकी कॉस्ट रहती है 2500, जो हम 14, उसकी लाइफ भी 14 दिन है,
Okay. और वो कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है, और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तभी वो स्कैन करके उसका रिपोर्ट बनाता है। अभी नया दूसरा सेंसर निकला है जिसमें आपको रीडर देते हैं, पर उसकी कॉस्ट 5000 रुपीज है, जो आप आपके पास वो रीडर रख सकते हैं। आप जब भी चाहे तभी आपका शुगर चेक कर सकते हैं। Okay. So this can be implemented with you, or I can take in Amravati and. Yeah, you can take in Amravati also. Okay. Okay. What is the procedure for fixing that? So we will give you the number. They come and they teach you how to fix it, or they send some person who can fix it for you. And that sensor remains in your arm? Yes. और वो उसमें जो रीडर मिलता है उसमें स्ट्रिप भी रहती है जो आप ग्लूकोमीटर के जैसे काम करती है। Okay. डायबिटीज की दवा ज्यादा हो गई तो उसमें पेट में बर्निंग सेंसेशन आ सकती है? कई दवाई से आ सकती है, कई दवाई किसी को सूट नहीं होती है, तो वो हिसाब से फिर चेंज करनी पड़ती है। ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है। डायबिटीज की इतनी दवाई है जो अलग अलग लेवल पे काम करती है। Hi, Dr. Meeta. Hi, Tarun. Hi. Hi. मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू सेंस किडनीज आर नॉट परफॉर्मिंग, मतलब इज क्रिएटिन द ओनली वे टू, और इज क्रिएटिन द सेफ measure to find out कि kidneys are performing? Yes. So it is the easiest way. पर डायबिटीज में पहले क्या होता है कि आपके हाई शुगर की वजह से आपके जो किडनी के फिल्टर हैं उसको थोड़ा डैमेज होता है शुरू के तबके में, और वो प्रोटीन लीक करना चालू करते हैं। तो अगर जब हम नॉर्मली आप क्या करते हैं, यूरिन का सिंपल रूटीन टेस्ट करते हैं, पर आइडियली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको यूरिन में स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो चेक करना चाहिए, ताकि वो पहले बढ़ेगा क्रिएटिनिन के पहले, तो वो हमें रेगुलर चेक करना चाहिए जो डायबिटीज के मरीज हैं, क्योंकि जो रूटीन चेक करते हैं उसमें डाइल्यूशन फैक्टर रहता है, इसमें डाइल्यूशन फैक्टर नलिफाई हो जाता है। तो फर्स्ट सिम्टम यूरिन में आएगा बिफोर क्रिएटिन? हाँ, फर्स्ट साइन है कि यूरिन में प्रोटीन लीक होना चालू होगा। और अगर वो शुरू हुआ है तो मेडिकेशन से सॉल्व हो सकता है कि नाउ कई सारी मेडिसिन हैं जो प्रोटीन लॉस जो होता है उसकी प्रोसेस कम करती हैं और वो न होने में मदद करती हैं। उसके लिए कई डाइट भी रहता है, लो प्रोटीन डाइट भी देते हैं, तो उससे भी मदद मिलती है। ओके, थैंक यू। आपने बिगिनिंग में कोविड का, मेरा मीटिंग में ज्वाइन हुआ तो ठीक सुनाई नहीं दे रहा था मेरे को, मेरी गलती से। हाँ, तो कोविड और इसका जो लिंकेज है, डज कोविड अफेक्ट द किडनी? यस, द कोविड अफेक्ट्स विदाउट सिम्टम्स? नो, द कोविड कैन अफेक्ट द पेनक्रियास सेल्स जो इंसुलिन बनाता है। तो किसी को डायबिटीज नहीं होता उसको भी डायबिटीज आ सकता है। जैसे ट्रांसप्लांट के बाद कभी डायबिटीज आ जाता है टेम्पररी, वैसे कोविड में भी किसी को डायबिटीज आ सकता है और वापस क्योर भी हो सकता है। पर हमने पिछले कई दिन में देखा है कि जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है उसको कोविड जल्दी स्प्रेड होता है और उनमें डेथ रेट काफी ज्यादा है। तो अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो इतनी तकलीफ नहीं होती है। कई डायबिटिक
पेशेंट्स जिनका शुगर अच्छा कंट्रोल में है वो एकदम से अच्छा क्योर हो जाते हैं। तो हमें बॉडी का एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। अगर हम शुगर को ज्यादा रखेंगे, लंबे टाइम तक हाई रखेंगे, तो शुगर इटसेल्फ कीप्स डैमेजिंग आवर सेल्स। कोविड की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया का अटैक आ सकता है? नहीं, हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स नहीं आते अनलेस आपकी फूड रिक्वायरमेंट कम हो गई हो। यानी और खाना कम खाने से। हाइपोग्लाइसीमिया यस एक चीज है कि जिनका किडनी फंक्शन पुअर हो गया हो वो हाइपोग्लाइसेमिया के उनको हाइपोग्लाइसीमिया जल्दी होता है। किडनी भी एक ऑर्गन है जो ग्लूकोज बनाती है, जो जैसे लीवर ग्लूकोज बनाता है वैसे किडनी भी लीवर ग्लूकोज बनाती है। जब किडनी डैमेज होता है तो वो प्रक्रिया बंद हो जाती है और कभी खाना भी नहीं खाया है, खाना भी नहीं खाया है और किडनी भी शुगर नहीं दे रहा है, उसलिए मैं हाइपोग्लाइसीमिया बराबर बराबर दोनों सोर्सेस, तीनों सोर्सेस खत्म हो गए। और तीसरी चीज कि इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म जो है वो किडनी डिसीज में स्लो हो जाता है। इंसुलिन शरीर के बाहर किडनी करती है वो नहीं होता है, तो अपना जो बॉडी इंसुलिन बनाती है वो लंबे टाइम तक शरीर में रहता है। तो आप देखेंगे तो किडनी के मरीज जो इंसुलिन पे हैं कभी कभी उनका इंसुलिन बंद हो जाता है। वो हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार ज्यादा बनते हैं। और कभी कभी क्या होता है शुरू के तबक्के में किडनी का फंक्शन पुअर होता है, आप कोई ए बाबा के पास जाओ, ये जड़ी बूटी लाओ और फिर आपका शुगर कम हुआ तो आप खुश हो जाते हैं कि अरे मैं दवाई से मेरा शुगर अच्छा हो गया। पर वो अवेयरनेस नहीं है कि वो इसकी वजह से नहीं होता है, हमारा क्रिएटिनिन बढ़ा है, हम किडनी डैमेज हुई है इसकी वजह से शुगर लो हुआ है। तो किडनी के मरीजों को शुगर लो होने का चांसेस काफी ज्यादा है। थैंक यू डॉक्टर। મેડમ રાજેશ શાહ બોલું છું। हम्म મારું કહેવાનું છે કે આપણી એજ 65 ની આસપાસ છે અને વોકિંગ જે એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ થોડી સ્લો કરીએ તો ડાયાબિટીસમાં કઈ ફાયદો થાય કે નહીં એમાં ખાસ જરા સમજાવજો ને। વોકિંગ કરીએ છીએ વાંધો બેન। નહીં, તમને જેમાં મજા આવે સ્લો કરો કે ફાસ્ટ કરો, સ્લો કરો તો થોડી લાંબા સમય કરો। અચ્છા અચ્છા ના શું પેલા એજના એટલે હિસાબે slow આપણે કરીએ? જે બે ફેટ જે ડિપોઝિટ થયું છે અમુક ઓર્ગન્સમાં એને આપણે ડિઝોલ્વ કરવાનું છે, એટલે આપણે એ પ્રમાણે एक्टिविटी करवी पड़े। देयर इज अ बिग स्टडी, आई विल टॉक टू यू लेटर के डायबिटीज कैसे रिवर्स होता है। अच्छा वो नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे। अच्छा ना જે ટેબ્લેટ આપણે લઈએ છીએ શું ટેબ્લેટ જે ડાયાબિટીસ ની લઈએ છીએ હા એની અંદર ડાયાબિટીસ આપણું નોર્મલ આવતું હોય તો પણ એટલી જે પ્રમાણે ડોઝ ડોક્ટર આપે છે એ પ્રમાણે લેવી જોઈએ કે પછી ડોક્ટર? હા એ પણ એક સારો સવાલ છે, કારણ કે ઘણા પેશન્ટો એવું કરે છે કે નોર્મલ આવે છે, गोली बंद કરી દે છે और फिर चेक नहीं करते हैं। तो हमें अगर नॉर्मल आता है तो हमें डॉक्टर को पूछ के बंद करना है, और कौन सी दवा बंद करने का वो भी एक डॉक्टर समझ सकते हैं कि कोई जो गोली है कौन से लेवल पे एक्ट करके है उसको हम कम करना है। अपने अंदाज से आप कुछ मत करिए। બરાબર બરાબર। અને મેડમ જે આપણે ખોરાક આપણે તો ગુજરાતી લોકો દાળ ભાત રોટલી શાક ખાઈએ છીએ, તો એવું મેં સાંભળ્યું છે કે રોટલી ખાવ ત્યારે ભાત નહીં ખાવાના, ભાત ખાવ ત્યારે રોટલી નહીં ખાવ, તો એમાં શું છે, સાચી વાત છે? मतलब आप दोनों को खा सकते हैं लिमिट में खाएंगे तो, पर रोटी और चावल है वो कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा अच्छा। तो उसमें वो हाई ग्लाइसेमिक, मतलब उसमें शुगर जल्दी बढ़ता है। बराबर, थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर आप किसको प्री डायबिटिक कहते हैं?
प्री डायबिटिक हर एक की डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग है, पर 6.5 के नीचे और 6 के ऊपर HbA1c के ऊपर जाते हैं। पर हमें फिगर नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि हमें अगर ए लेवल 6 है कि 6.1 है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। हमें अगर हेल्दी डाइट खाएंगे तो हमें ट्रेंड देखना है। ओके तो प्री डायबिटिक ज्यादातर 6 to 6.5 में बोलते हैं। कैन आई आस्क? ओके, यस, ये जैसा प्रोटीन अगर लीक होता है ट्रांसप्लांट, सपोज आई हैव अ डायबिटिक, so that is I have to control only diabetes, that is the only way. नहीं नहीं, देयर आर सम मेडिसिन्स, कई मेडिसिन्स जो प्रोटीन लॉस को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। Correct. Okay. How frequently one should check sugar with AccuCheck at home? हाँ, so आइडियली हमें हफ्ते में एक बार, पर अलग अलग टाइम पे चेक करना चाहिए। जिनको डायबिटीज काफी टाइम से है, शायद फास्टिंग नॉर्मल आता है और खाने के बाद वाला ही बढ़ता है, तो एक ही रीडिंग नॉर्मल हो तो ऐसा मत समझो कि हमारे पूरे दिन का शुगर नॉर्मल है। जितना शुगर में फ्लक्चुएशंस ज्यादा है, उतना हमारा ब्लड वेसल का डैमेज ज्यादा होता है। ओके, गुड, थैंक यू डॉक्टर। જે તમે નવું મશીન કીધું તો પછી એક્યુચેક વગેરે મશીન પર તો એની ટાઈમ સુગર બતાડશે ને, તો એ રીતે ઇન્સ્યુલિન લઈ શકાય ને? राइट, तो कभी कभी हम जब भी पेशेंट अनकंट्रोल रहते हैं तो हम शुरू में स्केल देते हैं, और क्योंकि थोड़े टाइम के बाद अगर सेल पेनक्रियास के सेल बीमार हैं, वो अगर वापस काम करना चालू करे तो बाद में रिक्वायरमेंट कम होती है, तो हमें शुरू में स्केल देना पड़ता है। पर वो कई पेशेंट ऐसा करते हैं कि वो स्केल ही फॉलो करते हैं, तो स्केल में वो फ्लक्चुएशंस ज्यादा होता है, तो उनको रेगुलर डोज एस्टेब्लिश करके फिर हर टाइम स्केल को फॉलो नहीं कर सकते। રાઈટ, हाँ, वैक्सीन ले सकते हैं क्या? वैक्सीन ले सकते हैं आप, जरूर लेना। हाँ अमिता बहन, जब भी फर्स्ट टाइम अपना डायबिटीज चेक कराए और बॉर्डर पे आए हाँ और डॉक्टर ने दवाई चालू कर दी है, हाँ, तो उसके बाद में कितने टाइम में अपन डायबिटीज का रिपोर्ट निकालना चाहिए? आइडियली आपको हर हफ्ते में चेक करना चाहिए, और जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, वी वांट टू हिट हार्ड इन द बिगिनिंग। और जिनको किडनी डिसीज है उनको खास, क्योंकि उनको बहुत ही फ्लक्चुएशंस रहते हैं, उनको लो होने का भी चांस ज्यादा रहता है। तो एक बार डोज एस्टेब्लिश हो जाए, फिर आप 3 महीने में बताओ वो चलता है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रिएटिनिन एंड फ्लक्चुएशंस। पर एक बार आपका शरीर के मुताबिक आपको क्या डोज लगता है वो एस्टेब्लिश करना जरूरी है। ओके, थैंक यू मैम। और सेंसर इज द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि वो Okay. हमें जल्दी से मैनेज करने में काम करता है। ओके, थैंक यू। Okay everyone, if then we'll see you next Saturday. Yeah, thank you. थैंक यू डॉक्टर। થેન્ક યુ રીટાબેન। तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरे टॉपिक के बारे में बताएंगे।